अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम अब तक 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और अब हम तीसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम वाटर पॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे? व्हाट नंबर 1, वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन। नंबर 2, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, किन किन चीज़ों की वजह से वाटर पॉल्यूशन होती है। नंबर 3, वेस्ट वाटर टेस्टिंग मेथड्स, खराब पानी को चेक करने के कौन कौन से तरीके हैं। नंबर 4, ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग मेथड्स, पीने के पानी को टेस्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। नंबर 5, ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन से। बेटा वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पानी की क्वालिटी के अंदर पानी की क्वालिटी के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आ जाए। अनडिजायरेबल चेंज का मतलब जो हम नहीं चाहते। तो पानी की क्वालिटी में जब भी कोई ऐसा चेंज आ जाए जो हम नहीं चाहते, तो जाहिर है उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी लाइफ खराब होगी। जैसे अगर मैं स्मेल वाला पानी पीना शुरू कर दूं, अगर मैं कलर्ड वाटर पीना शुरू कर दूं, अगर मैं एक ऐसा पानी पीना शुरू कर दूं जिसका टेस्ट खराब है, तो जाहिर है वो कोई ना कोई मेरी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो देगा ना। तो सिंपली डिफाइंड एज, पानी की क्वालिटी में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आए जिसकी वजह से हमारी लाइफ नेगेटिवली मुतासर हो या एडवर्सली मुतासर हो, दोनों के मतलब सेम है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं सिंपल सिंपल वर्ड्स में। एनी अनडिजायरेबल चेंज, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर, द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट affects the life negatively or adversely। चलें, अब हम जा रहे हैं कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन का मतलब है किन किन चीजों की वजह से वाटर पॉल्यूशन होती है। अब बेटा ऐसे केमिकल जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होती है उन्हें हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं? केमिकल्स दैट कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन, ऐसे केमिकल्स जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं या कर सकते हैं, आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब ये वाटर पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ये वाटर पॉल्यूटेंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं? ये वाटर पॉल्यूटेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, सस्पेंडेड सॉलिड्स। नंबर 2, सेडिमेंट्स। नंबर 3, डिजॉल्व गैसेस। अच्छा, अब बहुत आसान फाजों में इनके मतलब क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब सिंपली आप इसको ऐसे ले लें कि एक ऐसा सॉलिड है जो कि पूरे वाटर के अंदर और ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो पानी के ऊपर या अंदर फ्लोट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। ऐसे पार्टिकल्स जो नीचे जाके बैठ गए पानी में उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और ऐसी गैसेस जो पानी में हल हो चुकी हैं, डिजोल्व हो चुकी हैं, उन्हें हम कहते हैं डिजोल्व गैसेस। तो 3 चीजें हो गई जो कि वाटर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। ऐसे सॉलिड्स जो पानी में घूम रहे हैं, ठीक है, या पानी पे तैर रहे हैं, ऐसे सॉलिड्स जो नीचे जाके बैठ चुके हैं, और ऐसी गैसेस जो पानी में हल हो गई हैं। ये तीनों ही चीजें मिलके वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं। ठीक है, चलें, ये वाटर पॉल्यूशन है। अब एक एक करके हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सस्पेंडेड सॉलिड सिंपली ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि वाटर में सस्पेंड हुए हुए, यानी वाटर में घूम रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स दैट आर सस्पेंडेड
इन वाटर। अब इनकी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं? बेटा इसकी कई एग्जाम्पल हो सकती हैं, जैसे कि डस्ट, मट्टी, जैसे कि कोल, मतलब के कोयले के पार्टिकल्स, या फिर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आप इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह दें या फिर आप इसे जर्म्स कह दें। ठीक है, आप इसे जर्म्स या फिर आप इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। अच्छा चलें ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स हो पानी के अंदर, यानी कि डस्ट हो, कोल हो, या कोई जरासीम हो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, तो इससे पानी को क्या नुकसान है? तो इससे पानी को दो नुकसान आते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान ये है कि ये टर्बिडिटी कर देता है। ये क्या कॉज करता है? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब ये पानी को क्या कर देगा? धुंधला कर देगा, तो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये क्या करता है? ये टर्बिडिटी बढ़ाता है, ये तो हमने देख लिया। दूसरी बात, ये क्या कर रहा है? ये अवेलेबिलिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। किसकी अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है? सनलाइट की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ऐसे जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी अगर ये सारे पार्टिकल्स होंगे तो। मैं समराइज कर रहा हूँ, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या है? जो पानी के अंदर घूम रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? डस्ट है, कोल है, जर्म्स हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या क्या कर रहे हैं? ये दो काम कर रहे हैं। ये पानी को कैसे मुतासर कर रहे हैं? दो चीजों से मुतासर कर रहे हैं। एक, पानी की टर्बिडिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी पानी की धुंधलाहट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये सनलाइट की अवेलेबिलिटी को, यानी पानी धुंधला होने की वजह से, गदला होने की वजह से, डस्ट की वजह से क्या हो रहा है? सनलाइट को पास नहीं कर रहा। तो अब पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, पानी में जो जानदार रह रहे हैं, उनको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही। अब पानी के अंदर भी तो पौधे होते हैं ना, तो जो पौधे पानी के अंदर हैं उनको सनलाइट ही नहीं मिल रही। अब अगर उनको सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो अपना फूड कैसे तैयार करेंगे? ठीक है। अच्छा, सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पानी में नीचे जाके बैठ जाते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे भाई? सॉलिड्स या फिर पार्टिकल्स दैट आर सेटल डाउन एट द बॉटम या टू द बॉटम। अच्छा, अब इनकी क्या एग्जाम्पल है? इनकी एग्जाम्पल हो सकती है सैंड, जैसे कि क्ले। क्ले भी एक मिट्टी की किस्म है, और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। अच्छा, ये क्या कर रही हैं? ये भी सेम काम कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? ये भी सेम काम कर रही हैं, यानी इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट इज सिमिलर टू सस्पेंडेड सॉलिड्स। यानी ये भी टर्बिडिटी को बढ़ा रही है, यानी पानी की धुंधलाहट को बढ़ा रही है, और साथ में सनलाइट की अवेलेबिलिटी को कम कर रही है, ताकि ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं उन्हें सनलाइट ना मिल सके। अच्छा, डिजोल्व गैसेस क्या होती हैं? डिजोल्व गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो कि वाटर के अंदर क्या हो जाए? सॉल्युबल्स। गैसेस दैट आर soluble in water are called dissolved gases, right? अब डिजोल्व गैसेस की एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं? कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि डिजोल्व गैसेस हैं? डिजोल्व गैसेस की एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस, ये गैसेस शामिल है। ये क्या रोल प्ले कर रही हैं? ये कैसे पानी को खराब कर रही हैं? अच्छा देखें, जब हम ये गैसेस पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? पानी की पीएच को कम कर देती है। ठीक है, एक बात। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं H2S को, तो H2S
H2SO भी एक गैस है जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है। ये क्या करती है, ये पानी को टॉक्सिक बना देती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं। ऑक्सीजन तो एज नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रही, लेकिन बाकी गैसेस ये रोल प्ले कर रही हैं। यहाँ तक कि नाइट्रोजन भी नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, नाइट्रोजन भी नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने अपना दूसरा सब टॉपिक कवर कर लिया। पहला सब टॉपिक क्या था, डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। दूसरा सब टॉपिक क्या था, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जिसमें हमने वाटर पॉल्यूटेंट्स पढ़े, 3 होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेस्ट वाटर को टेस्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर को एनालिसिस करने के लिए, वेस्ट वाटर को टेस्ट करने के लिए बेटा हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 तरह के मेथड्स हैं। अभी मेथड्स कौन कौन से, मेथड नंबर 1 फिजिकल टेस्ट, मेथड नंबर 2 केमिकल टेस्ट, मेथड नंबर 3 माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्ट, नंबर 4 ऑर्गेनिक टेस्ट। बहुत आसान टॉपिक है, बड़े आराम से ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं। फिजिकल टेस्ट में हम पानी की ओडोर, यानी पानी के अंदर कोई स्मेल तो नहीं है, पानी का कलर और पानी का टेस्ट चेक करते हैं। जबकि केमिकल टेस्ट में हम क्या चीज चेक करते हैं, केमिकल टेस्ट के अंदर हम पीएच को चेक करते हैं। ठीक है, हम बायोसाइड्स को चेक करते हैं। बायोसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि लाइफ को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, साइड का मतलब होता है किल। तो जो किसी भी जिंदगी को मार दे उस केमिकल को हम कहते हैं बायोसाइड। जैसे जहर होता है, तो कहीं उसमें जहर के पार्टिकल्स तो नहीं है, और साथ में उसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी चेक करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में हम किसको चेक करेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में हम बैक्टीरिया को चेक करते हैं। ठीक है, और या फिर हम कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि वायरस, जैसे कि फंजाई। कुछ फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक टेस्ट में हम किसको चेक करते हैं, ऑर्गेनिक टेस्ट में हम पेस्टिसाइड्स को चेक करते हैं। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बेटा, पेस्टिसाइड्स बहुत आसान अल्फाजों में अगर आप समझना चाहें तो ऐसी दवाई होती है जिससे हम कीड़ों को मारते हैं, पेस्ट को मारते हैं। ठीक है, साथ साथ हम इसमें कोई भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चेक कर सकते हैं। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है बेटा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि उड़ सकें, यानी एवापोरेट हो सकें। जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि टोलीन, और भी इसके अलावा कई सारे केमिकल्स हैं। तो बहुत आसान टॉपिक था। कितने मेथड्स हैं जिनके जरिए हम वेस्ट वाटर को चेक कर सकते हैं, 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक। फिजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, ओडोर को, कलर को और टेस्ट को चेक करते हैं। केमिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, पीएच को, बायोसाइड्स को, टॉक्सिक केमिकल्स को चेक करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करते हैं। ऑर्गेनिक टेस्ट में हम ये देखते हैं कहीं पेस्टिसाइड्स तो नहीं है, कोई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो नहीं है, जैसे पेट्रोल, बेंजीन, टोलीन, इन सब को चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। अच्छा बेटा, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर, पूरे वाटर पॉल्यूशन के अंदर ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक की भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक की जो है वो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। अभी मैं हाईलाइट करूंगा जगह जगह पर। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पीएच मेथड। ठीक है, नंबर 2 टर्बिडिटी मेथड। कौन सा मेथड, टर्बिडिटी मेथड। एक हो गया पीएच मेथड, एक हो गया टर्बिडिटी मेथड। नंबर 3 टोटल
डिजॉल्व सॉल्ट्स, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं TDS। नंबर 4, क्लोरीन रेसिड्यू। और नंबर 5, बॉर्ड और कॉर्ड। ये टॉपिक आपको सुनने में ही मुश्किल लग रहा होगा, बट इतना मुश्किल नहीं है, आराम से कुछ चीजें याद करने वाली हैं, वो बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगी, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पीएच की। पीएच आपको क्या बताता है? पीएच आपको ये बताता है कि आपका जो वाटर है वो एसिडिक है या बेसिक है। अच्छा, बेसिक को हम अल्कलाइन भी कहते हैं। या क्या बताता है, आपका वाटर एसिडिक है या बेसिक है, यानी इट सिंपली मेजर्स या इंडिकेट्स द एसिडिटी, सिंपली डिफाइंड एज द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी, ठीक है, ऑफ वाटर। ये आपको सिंपली इस चीज के बारे में बता रहा है। अच्छा, अब आपने इसके साथ साथ याद करनी है WHO रिकमेंडेशंस। यानी WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि वो पानी जिसको आप पिएंगे उसकी पीएच होनी चाहिए कितनी, 6.5 से लेके 8.5 तक। अगर पानी की पीएच 6.5 से लेके 8.5 तक है तो आप उस पानी को पी सकते हैं, वरना इससे कम हो या इससे ज्यादा हो आप उस पानी को पी नहीं सकते। अच्छा, अब आ जाएं टर्बिडिटी पे। टर्बिडिटी क्या है? टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलाहट, ठीक है। तो आप टर्बिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? टर्बिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो टर्बिडिटी का सिंपल सा मतलब है, इट्स अ क्लाउडनेस ऑफ वाटर, कि पानी में कितनी धुंधलाहट है। अच्छा, अब WHO क्या कहता है? WHO ये कहता है कि एक ऐसा पानी जो आप पिएंगे, एक ऐसा पानी जो आप पिएंगे उसकी टर्बिडिटी लेस देन 5 NTU होनी चाहिए। अब ये 5 NTU क्या है? 5 NTU की भी कोई ना कोई मतलब होगा। देखिए, 5 का मतलब तो मैग्नीट्यूड है, 5 तो एक नंबर है, यानी उस चीज की वैल्यू 5 NTU से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी वैल्यू 5 NTU से कम होनी चाहिए। अब ये NTU क्या है? NTU को मैं डिफाइन कर देता हूँ। NTU की फुल फॉर्म है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। यानी जिस तरह से हम फोर्स को न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम एनर्जी को जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली हम टर्बिडिटी को NTU में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। और ये कितनी होनी चाहिए? 5 NTU से कम। अगर एक ऐसा पानी जिसकी टर्बिडिटी 5 NTU से कम है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अगर 5 NTU है या 5 से ज्यादा है तो फिर आप उसे यूज नहीं कर सकते। चलें, TDS। बेटा, TDS का मतलब क्या होता है? TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। इसके मतलब क्या होते हैं? टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, यानी पानी में कितना सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है पानी में कितना सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू WHO, WHO क्या कहता है? WHO ये कहता है कि एक ऐसा पानी जो आप पी रहे हैं, एक ऐसा पानी जो आप पी रहे हैं उसके अंदर जो सॉल्ट है वो 600 mgl से कम होना चाहिए, यानी कि लेस देन 600 mg/लीटर। 1 लीटर पानी के अंदर 600 mg, 600 mg बहुत छोटा होता है, ठीक है। आपको पता होगा 1000 mg यानी 1000 मिलीग्राम मिलके 1 ग्राम बनाते हैं, 1 ग्राम। तो 600 mg बहुत छोटा है, ये 1 ग्राम भी नहीं है, यानी बिल्कुल भी हम डिजोल्व सॉल्ट को अलाउ नहीं कर रहे। तो 1 लीटर के अंदर 600 mg से कम डिजोल्व सॉल्ट होने चाहिए, TDS होना चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अब आ जाए क्लोरीन रेसिड्यू पे। क्लोरीन रेसिड्यू क्या होता है? क्लोरीन रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ क्लोरीन, ऐसा ही भाई। क्लोरीन का मतलब, क्लोरीन एक केमिकल है, एलिमेंट है ना, और रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ। तो ये क्या शो कर रहा है?
ये शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन लेफ्ट आफ्टर क्लोरीनेशन प्रोसेस। असल में हम पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन मिक्स करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस। पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस। अब क्लोरीन यूज करने के बाद अगर पानी में क्लोरीन रह जाता है, अगर पानी में क्लोरीन रह जाता है तो उस बचे हुए क्लोरीन को हम कहते हैं क्लोरीन रेजिड्यू। अब डब्ल्यू के अकॉर्डिंग कितना क्लोरीन अलाउ है पानी के अंदर? भाई डब्ल्यू ये कहता है कि पानी के अंदर क्लोरीन 0.2 mg/लीटर से भी कम होना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज मैं यहाँ लिख रहा हूं ना, आप देख रहे हैं ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं कि पीएच कितनी होनी चाहिए, टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, टीडीएस कितना होना चाहिए, क्लोरीन रेसिड्यू कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात डेफिनेटली एमसीक्यूज में आ सकती है। अब हमारे पास लास्ट में दो चीजें बची हैं, एक बॉर्ड और दूसरा कॉर्ड। एक हमारे पास क्या बचा है, बॉर्ड, और दूसरी चीज हमारे पास क्या बची है, कॉर्ड। अच्छा, बॉर्ड और कॉर्ड क्या है? तो सबसे पहले तो हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि बॉर्ड क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है। चलें, अगर मैं बॉर्ड की फुल फॉर्म आपको बताऊं तो बॉर्ड की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बॉर्ड कहते हैं। इसी तरह से कॉर्ड क्या है? कॉर्ड की फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हमें दो चीजें समझनी है कि डब्ल्यू इनके बारे में क्या कहता है और इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब बॉर्ड हम किसे कहते हैं? अब यहां पे देखें, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नाम आ रहा है। ठीक है, यानी ये दोनों की दोनों टर्म्स ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ये दोनों की दोनों टर्म्स ऑक्सीजन से रिलेटेड है। अच्छा, अब अब देखिए सुनिए, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल है, उस मटेरियल को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। क्या कहते हैं हम उसे? ऑर्गेनिक मैटर। तो किसी भी जरासीम को, यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं बॉर्ड। थोड़ा मुश्किल है लेकिन अब जब लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड चाहिए फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कोई जरासीम, क्या मतलब हुए कि कोई जरासीम अगर ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना चाहता है तो उसे कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इसे हम कहते हैं बॉर्ड। इसे हम क्या कहते हैं, बॉर्ड। कि किसी भी बैक्टीरिया को अगर कोई फूड, कोई पार्टिकल, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर ब्रेक करना है तो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है, तो हम इसे सिंपली कहते हैं बॉर्ड। अच्छा, जबकि कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड को डिफाइन करते हैं, पहले पहले मैं लिखूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे डेफिनेशन आपने बॉर्ड की लिखी है वैसे ही हम कॉर्ड की लिखेंगे। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक substances into inorganic substances।
वहां पर क्या बात हो रही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी बैक्टीरिया को या किसी भी दूसरे जानदार को जो हमें आम आंख से नहीं दिखता, उसे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ये बात होता है। जबकि कॉर्ड क्या है कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए। क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि जो बॉड है वो लाजमी तौर पे 0.5 mg पर लीटर से कम होना चाहिए, जबकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि जो कॉर्ड है वो 10 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। तो जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये वैल्यूज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। इनकी फुल फॉर्म भी केमिस्ट्री में एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पूछी जा सकती हैं। अब हमारे पास इसका लास्ट पोर्शन है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। क्या है हमारे पास? ग्रीन केमिस्ट्री। अच्छा, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ ई कैट एंट्री टेस्ट में, ये इनफैक्ट कि अगर ये एमडी कैट में भी इंक्लूड होता है चैप्टर, तो भी सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन की हद तक ठीक है। डेफिनेशन के अलावा इस टॉपिक में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकें। ठीक है, अब ग्रीन केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है? सिंपली पहली बात तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे प्रोसेसेस को डिजाइन और डेवलप करते हैं जो कि क्या करते हैं, खराब केमिकल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। यानी ऐसे प्रोसेसेस को बनाना, ऐसे प्रोसेसेस को डिजाइन करना, ऐसे प्रोसेसेस को डेवलप करना जिसके जरिए हम खतरनाक केमिकल्स को खत्म कर सकें या उनका इस्तेमाल कम से कम कर सकें। ठीक है, जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस दैट मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब होता है बेटा कम करना। ठीक है, और एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म ही कर दो। यूज ऑफ हैजर्डस केमिकल्स। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके जरिए हम ऐसे प्रोसेसेस को डिजाइन करें, ऐसे प्रोसेसेस को डेवलप करें जिसके जरिए खराब केमिकल्स का इस्तेमाल या तो हम कम कर दें या फिर बिल्कुल ही खत्म कर दें। बहुत आसान अल्फाजों में वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे केमिकल्स जो कि खतरनाक होते हैं उनका यूज कम से कम करें और कोशिश करें कि करें ही ना। यानी पहली पहली तरजीह तो आपने देनी है कि वो इस्तेमाल ही ना हो, और अगर बहुत जरूरी भी है तो वो कम से कम इस्तेमाल हो। तो इससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री है इसे हम कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, अब ग्रीन केमिस्ट्री के बहुत सारे रूल्स हैं, ग्रीन केमिस्ट्री के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन लेकिन इसमें कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए। जैसे जैसे सबसे पहले एक रूल मैं आपके सामने लिखता हूं, आप खुद समझ जाएंगे कि बेकार है बात। अवॉइड वेस्ट, एक पॉइंट है यहाँ पे, अवॉइड वेस्ट। अब अवॉइड वेस्ट या अवॉइड वेस्टेज का मतलब क्या है? भाई वेस्टेज कम से कम करें। ठीक है भाई, क्योंकि जो वेस्टेज होती है वो हार्मफुल होती है ना, तो वेस्टेज कम से कम करें, कोशिश करें चीजें जाया ना हो। ऐसा ही है ना भाई, कोशिश करें कि चीजें जाया ना हो। अच्छा, दूसरी बात, सेफर केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स को इस्तेमाल करें जो कि सेफ हैं, यानी महफूज हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, उन केमिकल्स को आप यूज करें। ठीक है, नंबर 3, मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। कोशिश करें कि अच्छे से काम करें, कोई एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट ना होने का मतलब क्या है?
इस तरह से काम कीजिए, इस तरह से काम कीजिए कि लैब के अंदर कोई बॉटल ब्रेक ना हो, ठीक है। लैब के अंदर कोई गैस इधर से उधर ना चली जाए कि हाँ वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो तो जाहिर है हम वो काम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री सिंपल आपको ये बताती है कि हार्मफुल केमिकल्स को कम से कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि करना ही ना पड़े। तो इस तरह की जो भी केमिस्ट्री है उसे हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए। अल्लाह हाफिज।